हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ मोमेंट्स और जिसका टाइटल है द हैप्पी प्रिंस और इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं अबाउट अ प्रिंस जो कि जब जिंदा थे और वो हमेशा खुश रहते थे क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं। इनके पास किंगडम था, राज्य था, पैसा था, हर एक फैसिलिटी थी और इन्होंने कभी अपनी लाइफ में किसी तरीके की मिसरीज नहीं देखी थी, जैसे सैडनेस, पॉवर्टी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये उनको पता ही नहीं थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तब उनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए उनका एक स्टैचू बनवाया जाता है सिटी के टॉप पर, जिससे उनको सब कुछ दिखता रहे कि एक्चुअली उनके किंगडम में हो क्या रहा है। तो जब वो अपने किंगडम में नीचे की ओर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सैड हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी से डील कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो दिन रात काम कर रहे हैं और इस वजह से अपनी फैमिली, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो ये लाइफ की जितनी भी पॉवर्टी रिलेटेड, सैड रिलेटेड मिसरीज होती है, ये सब वो वहाँ रहकर देख पाते हैं। और वो जब ये सब देखते हैं तो ही इज़ नॉट हैप्पी प्रिंस एनीमोर। लेकिन एक स्टैचू होने के नाते अब वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन ये जो स्टैचू है प्रिंस का, ये पूरा गोल्ड, सफायर स्टोन्स और रूबी स्टोन्स से बना हुआ था और इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प से वो लोगों की हेल्प करते हैं। और कैसे करते ये सब यही देखेंगे हम इस स्टोरी में। लेकिन यहाँ इससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ताकि उनकी जो पुअर कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए, उनका जो सोरो है, उनका जो सैडनेस है वो थोड़ी कम हो जाए, तो हमें डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है, जो कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, इसलिए अगर आप थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करके, थोड़ी भी हेल्प करके किसी की कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट। तो हम इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि एक स्टैचू किस तरीके से हेल्प करने वाली है। तो यहाँ आपको इस पिक्चर में एक बर्ड भी दिखाई दे रही होगी और इस बर्ड का बहुत बड़ा रोल है इस स्टोरी में, क्योंकि यही हेल्प करने वाली है इस प्रिंस की, ताकि फिर से वो अपने किंगडम को हैप्पी कर पाए। तो अब होता क्या है कि ये जो प्रिंस है जिनका ये स्टैचू है वो पूरा गोल्ड से कवर है, सफायर स्टोन लगे हुए हैं इसमें, और इनकी जो तलवार है उसमें एक बड़ा रूबी लगा हुआ है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रिंस को नहीं चाहिए। क्या कभी आपने सुना है किसी से कि मेरे पास गोल्ड है, सफायर स्टोन्स हैं, रूबी है, डायमंड है, लेकिन ये सब मुझे नहीं चाहिए? ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन ये जो प्रिंस है इन्हें ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो आखिर क्यों उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी? क्यों वो अपना गोल्ड, अपना प्रेशियस स्टोन अपने पास नहीं रखना चाहते थे? तो चलिए जानते हैं। तो ये जो सिटी है इसमें सबसे ऊपर अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ थी जहाँ से सब कुछ दिखे पूरे किंगडम का, वहाँ पर क्या था? एक स्टैचू था। और किसका? हैप्पी प्रिंस का। तो ये जो स्टैचू था ये पर्टिकुलर उस प्रिंस का ही था। तो अब क्या होता है ना कि ये एक प्रिंस है और जाहिर सी बात है कि अगर इनका स्टैचू बनाएंगे तो बहुत सा पैसा भी खर्च करेंगे, क्योंकि इनका ही तो किंगडम है और कमी भी क्या है। इसलिए इस प्रिंस का जो स्टैचू है वो बहुत ही महंगा बनाते हैं। और वो कैसे? तो इस स्टैचू को इन्होंने फाइन गोल्ड लीफ से कवर किया है, मतलब पूरा गोल्ड का स्टैचू है ये। फिर इनकी जो आईज है वो बहुत ही महंगी जेम्स स्टोन से बनाई गई है और वो है सफायर स्टोन। और फाइनली जो इनकी स्वॉर्ड है, जो इनकी तलवार है, उसका जो हैंडल है, यानी जिधर से हम तलवार को पकड़ते हैं उसे कहते हैं हिल्ट। और उस हिल्ट पे लगा हुआ है रेड कलर का चमकता हुआ रूबी, जो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। यानी बहुत ही ज़्यादा कीमती स्टोन्स का यूज़ किया गया है इनकी आइज़ और तलवार पर। तो अब होता क्या है कि एक रात को एक स्वैलो यानी एक बर्ड उड़कर इजिप्ट जा रही थी, क्योंकि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे ना वो इजिप्ट जा चुके थे। तो उसने सोचा कि अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी, मैं भी इजिप्ट चली जाती हूँ। और फिर वो इजिप्ट जा ही रही थी कि उस रास्ते से गुजरती, यानी सिटी के रास्ते से गुजरती है। क्योंकि अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए उसने अब ये सोचा कि क्यों ना मैं यहीं कहीं रात गुजार लूँ। और फिर वो अपनी नज़रें सिटी के चारों तरफ दौड़ाती है और तभी उसकी नज़रें द हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे पड़ती हैं। बस फिर क्या था, वो उड़कर स्टैचू के पास गई
और हैप्पी प्रिंस के दोनों फीट के बीच की जगह को देखकर कहने लगी कि ये सही जगह है मेरे लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। और दोनों फीट के बीच में सोने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सोने लगती है तो खुद से बातें करते हुए कहती है कि वाओ, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। और कहती है कि यार तेरी तो किस्मत ही चमक गई कि तू गोल्ड के बेड पर सो रही है। लेकिन ये क्या, अचानक उस पर एक पानी की बूंद गिरती है और फिर वो कहती है कि ये क्या मजाक है, आसमान में एक भी बादल नहीं है, तारे इतने अच्छे से चमक रहे हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं, फिर ये बारिश कैसे हुई, फिर ये कैसे हो सकता है। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से फिर से उस पर एक और बूंद गिरती है और फिर वो खुद से कहती है कि छी, कैसा स्टैचू है ये, जो मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। लगता है शायद मैंने गलत जगह चुन ली रात बिताने के लिए, क्यों ना मैं दूसरी जगह चली जाऊं। इतना सोचते ही फिर से एक बार उस पर तीसरा ड्रॉप गिरता है और फिर वो ऊपर देखती है। ऊपर देखती है तो क्या देखती है कि कोई बारिश वारिश नहीं थी, ये तो जो स्टैचू है प्रिंस का, उसके टीयर्स, उसके आंसू थे। अब वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के फेस के पास जाती है। हैप्पी प्रिंस का जो फेस था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था चमकते हुए चांद की रोशनी में। अब चिड़िया उस स्टैचू से पूछती है, हु आर यू, कौन हो तुम। तभी स्टैचू बोलती है, आई एम दी हैप्पी प्रिंस। तभी चिड़िया बोलती है कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो भाई, रो रो कर तुमने मुझे भिगो दिया। तब हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि जब मैं जिंदा था मेरे पास इंसानों वाला दिल था, तब मैं ये नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। मैं वहाँ महल में रहता था, इसलिए वहाँ दुख को अंदर आने की परमिशन नहीं थी, और मेरे कॉर्टियस मुझे द हैप्पी प्रिंस बोला करते थे और मैं वास्तव में खुश था। लेकिन जब मैं मर गया तो लोगों ने यहाँ मुझे ऊपर बना दिया, यानी मेरा स्टैचू बना दिया, और अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि सिटी में कितने ज़्यादा दुख है। ये जो मेरा दिल है ना, ये लीड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे आंसू है ना वो निकल ही जाते हैं। तभी चिड़िया सोच में पड़ जाती है और जोर से पूछती है, क्या तुम पूरे सोने के नहीं बने हुए हो। और फिर खुद को समझाते हुए मन ही मन धीरे से बोलती है कि अभी रहने दे, ये अभी दुख में है। लेकिन हैप्पी प्रिंस का स्टैचू तो कुछ और ही बात बोलता है और कहता है कि मैं यहाँ से सब कुछ देख सकता हूँ। उस पतली वाली गली में एक गरीब का घर है, उसकी विंडो खुली हुई है और घर में जो लेडी है वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। उसका फेस बहुत पतला और मुरझाया हुआ है और उसके जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा खुरदरे और लाल हो गए हैं उस साटन पे फ्लावर एम्ब्रॉयडरी करते करते। लेकिन फिर भी वो उस प्रिंसेस के गाउन को सिल रही है और उस पर फ्लावर का डिज़ाइन कर रही है। और उसका जो बच्चा है उसे बुखार है और वो अपनी माँ से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे ऑरेंज दे सकती हो, लेकिन उसकी माँ के पास रिवर वाटर के अलावा कुछ नहीं है। और फिर रोने लगता है और फिर कहता है कि सैलो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस तलवार में जो रूबी लगा हुआ है उसे तुम ले जाओ और उस लेडी को दे दो। क्या तुम ऐसा करोगी मेरे लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से जा नहीं सकता। तब सैलो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। मेरे सारे दोस्त नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं और फिर वो जल्दी ही सो जाएंगे। और फिर प्रिंस उदास हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ नहीं रुक सकती हो मेरा मैसेंजर बनकर। और फिर ये कहकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन उसका उदास चेहरा देखकर सैलो मान जाती है और कहती है कि सिर्फ एक रात के लिए मैं तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊंगी। तभी प्रिंस कहता है कि यहाँ से ये रूबी लो और उस लेडी को ले जाकर दे दो। और फिर सैलो उस प्रिंस की तलवार से रूबी निकालती है और उस लेडी को देने के लिए जा रही होती है। तब वो सिटी के ऊपर से, यानी बिल्डिंग्स के ऊपर से निकलती है। तब देखती है कि नीचे कुछ लोग डांस कर रहे हैं। फिर वो रिवर से निकलती है और फिर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से जाती है। तब वो देखती है कि एक कपल आपस में बातें कर रहे हैं और वो आपस में ये बात कर रहे थे कि मैंने उस लेडी को मेरा गाउन का कपड़ा दिया है सिलने के लिए, उस पर फ्लावर के डिज़ाइन बनाने के लिए। आई होप कि वो मुझे सही टाइम पर दे दे ताकि मैं स्टेट बॉल में जा सकूं। इससे अब आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि ये जो कपल है, इसमें जो गर्ल है, इसमें जो प्रिंसेस है, ये वही प्रिंसेस है जिसका वो लेडी गाउन बना रही थी।
फिर वो चिड़िया आगे जाती है और विंडो में से देखती है कि वो जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, लेट रही थी यानी रेस्ट कर रही थी। उसके पास वो रूबी को रख देती है और फिर अपने पंखों को फड़फड़ाकर उस बच्चे को ठंडा महसूस करवाती है और फिर चली आती है वापस प्रिंस के पास और उसे कहती है कि मैंने वो रूबी उस लेडी को दे दिया है। अब अगले दिन इजिप्ट जाने से पहले स्वैलो रिवर में नहाती है और जितने भी मोनूमेंट्स होते हैं शहर में उन्हें देखती है और घंटों चर्च के टॉप पर बिताती है। और फिर जब वो रात को जाने वाली होती है तब प्रिंस को जाकर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तब प्रिंस कहता है कि रुको रुको रुको, प्लीज़ मेरा एक और काम कर जाओ। और कहता है कि देखो वहाँ पर एक प्ले राइटर है जो अपने डायरेक्टर के लिए प्ले लिख रहा है। वो ठंड के मारे बहुत ही काँप रहा है। उसके घर में इतना पैसा नहीं है कि वो लकड़ी खरीदकर अपने हाथों को सेक सके। वो बहुत ही दुखी है। तो क्या तुम मेरा एक और काम कर सकती हो? अब मेरे पास रूबी तो है नहीं, तो क्या तुम मेरी आंख निकाल कर उस राइटर को दे सकती हो? फिर स्वैलो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ 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 एक रात और रुक जाओ मेरे साथ। अब इतनी रिक्वेस्ट के बाद में स्वैलो मान जाती है और कहती है कि ठीक है, एक दिन के लिए मैं रुक तो जाऊंगी, लेकिन आपकी ये आंख वाँख नहीं निकालूंगी। लेकिन प्रिंस कहता है कि मैंने जितना बोला है तुम उतना करो। फिर स्वैलो उसकी बात मानती है और उसकी आंखें निकालती है और फिर ले जाकर उस राइटर को, जहाँ वो सो रहा होता है, उसके बगल में चुपके से धीरे से वो आंख का स्टोन रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वो राइटर उस कीमती स्टोन को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरा कोई चाहने वाला होगा जिसने यहाँ पर ये स्टोन रखा है। और फिर बहुत खुश होते हुए कहता है कि अब मैं अपना प्ले आराम से लिख सकता हूँ। अब वो चिड़िया उस प्रिंस के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मैं कल इजिप्ट चली जाऊंगी। और फिर सुबह उठकर वो पूरा शहर घूमती है और चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहती है कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगी, इजिप्ट जाऊंगी। लेकिन कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि उसकी भाषा को कोई समझता ही नहीं था। लेकिन चिड़िया पूरा शहर इंजॉय करती है और फिर से एक बार रात को प्रिंस के पास जाती है और कहती है कि अब मैं फाइनली इजिप्ट जा रही हूँ। लेकिन प्रिंस फिर से वही बात कहता है कि रुको रुको, प्लीज़ मेरा एक और काम कर जाओ। देखो वहाँ पर एक लड़की है जो माचिस की डिब्बियाँ बेच रही थी और उसकी डिब्बियाँ सारी नाली में गिर गई है। अब वो जब खाली हाथ जाएगी बिना पैसे कमाए तो उसके जो फादर है उसे बहुत मारेंगे पीटेंगे। तो तुम प्लीज़ एक और काम करो कि मेरी जो ये दूसरी आँख है इसे भी निकाल कर उस लड़की को दे दो। तब स्वैलो कहती है कि नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल ली तो तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। तब प्रिंस कहता है कि प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करो। फिर स्वैलो उसकी दूसरी आंख भी निकाल लेती है और फिर जो माचिस की डिब्बियाँ बेच रही थी उस लड़की को ले जाकर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस स्टोन को देखती है तो वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, आज तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, आज तो मेरे फादर मुझे मारेंगे नहीं। और फिर दौड़कर वो अपने फादर के पास चली जाती है। लेकिन अब स्वैलो प्रिंस के पास आती है और कहती है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास ही रहूंगी। लेकिन प्रिंस कहता है कि नहीं नहीं, तुम इजिप्ट चली जाओ, अब मेरे भी सब काम हो चुके हैं, तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? लेकिन जो बर्ड है वो कहती है कि नहीं, अब तो मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि तुम्हारी दोनों आंखें भी चली गई है, तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहूंगी और शहर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो मैं देखकर तुम्हें बताऊंगी। और फिर वैसे ही जैसा कि बर्ड ने कहा था, वो शहर की सारी एक्टिविटीज़ देखती रहती है और प्रिंस को बताती रहती है और प्रिंस जो है वो सुनता रहता है। लेकिन फिर एक दिन प्रिंस बर्ड से कहता है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अब क्या तुम मुझे पूरे शहर में घूमकर ये बता सकती हो कि रिच लोग कैसे रह रहे हैं, पुअर लोग कैसे रह रहे हैं, पुअर लोगों की कंडीशन क्या है, अपने शहर के आदमी, औरतें और उनके बच्चे कैसे सरवाइव कर रहे हैं। फिर वो जाती है, पूरा शहर घूमती है और शहर घूमकर आने के बाद और फिर प्रिंस को बताती है कि मैंने ये सब देखा। मैंने देखा कि जो लोग रिच हैं उनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और घर में रह के आराम कर रहे हैं। लेकिन जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उन्हीं रिच लोगों के सामने खड़े होकर, कभी उनके घर के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा दुख और परेशानियों में बीत रही है। इस तरह सारी बातें बर्ड प्रिंस को बताती है
और फिर प्रिंस बर्ड से कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो सोने की लीव्स से बनी हुई है, तो तुम इसके 1 बाय 1 लीव्स निकालो और उन सब गरीब लोगों में जाकर बांट दो। अब बर्ड प्रिंस की बात सुनती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा प्रिंस ने कहा था। वो धीरे धीरे एक एक लीफ को निकालती है और उन सब गरीब लोगों में बांट देती है। अब ये जो गरीब लोग हैं जिन्हें वो लीफ मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब जो मौसम है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और रेनफॉल का टाइम आ जाता है। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और ये ठंड वो सह नहीं पाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने वाली है, लेकिन फिर भी वो उड़ना चाहती थी, अपने विंग्स को फैलाना चाहती थी ताकि उसकी बॉडी में हीट आ जाए और वो एक्टिव हो जाए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती, वो ठंड से बहुत ज़्यादा ठिठुरने लगती है। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे हिम्मत कर कर प्रिंस के फेस के पास जाती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। क्योंकि अब प्रिंस देख तो सकता नहीं था, इसलिए बर्ड की रियल कंडीशन का उसे पता नहीं था। क्योंकि अब प्रिंस देख नहीं सकता था, इसलिए उसे बर्ड की रियल कंडीशन का पता नहीं था। इसलिए वो बर्ड से कहता है कि ओह, फाइनली तुमने इजिप्ट जाने का डिसीजन ले ही लिया। तब बर्ड कहती है कि नहीं प्रिंस, मैं इजिप्ट नहीं जा रही, ये मेरा अंतिम समय है, मैं मरने जा रही हूँ। और प्रिंस को पूछती कि क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे? तब प्रिंस कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे लिप्स पर किस कर सकती हो। और फिर वो बर्ड प्रिंस के लिप्स पर किस करती है और फिर उसी के पैरों के बीच में मर जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस बहुत ही ज़्यादा डल डल सा लग रहा है और देखता है कि उसकी बॉडी से, उसके स्टैचू से बहुत सारी चीज़ें निकली हुई होती है, जैसे आइज, गोल्ड लीव्स और उसके तलवार से रूबी, और एक बर्ड जो उसके पैरों के बीच में मरी हुई है। ये सब देखकर वो आदमी वहाँ के रिच लोगों को, वहाँ के राजा को, वहाँ के लोगों को ये सारी बातें बताता है। फिर जो प्रिंस का स्टैचू है उसे नीचे उतारा जाता है और जो बर्ड है उसको डस्टबिन में रख दिया जाता है। और प्रिंस का जो हार्ट है, जो लीड का बना हुआ था, उसे भी डस्टबिन में रख दिया जाता है। और फिर प्रिंस की जो बॉडी है, जो सोने की बनी हुई है, उसे मेल्ट किया जाता है और फिर दूसरे काम में ले लिया जाता है। अब लास्ट में आपकी बुक की स्टैंजा में ये लिखा हुआ है कि गॉड एक एंजल को भेजते और कहते हैं कि जाओ और वहाँ से 2 कीमती चीज़ें लेकर आओ। और वो एंजल जाती है और पता है क्या लेकर आती है? एक तो बर्ड की डेड बॉडी और दूसरा प्रिंस का लीड वाला हार्ट। और फिर गॉड कहते हैं कि तुम वाकई में बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हो। ये जो बर्ड है इसे मैं अपने गार्डन में रखूँगा और जो हैप्पी प्रिंस का लीड का हार्ट है इसे मैं अपने कैबिन में रखूँगा। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए।